हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर जो डेज नंबर 64 है। और पॉलिटी में देखा जाए तो डे नंबर 4 है। ठीक है, और उसका फ्रेंड्स उसको मैं दो भागों में बांट दी हूँ क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक था, तो इसलिए दो भागों में बांट दी हूँ। तो एक वीडियो में अपलोड कर दी हूँ और दूसरा वीडियो ये हम डाल देंगे, तो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि एडिटेरिया का भी जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज एंड एडिटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट और एडिटेरिया का बिहार तत्व संग्रह जो जितने भी हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो लगातार अपडेट हो रहे हैं, लगातार अपलोड में कर रही हूँ। ठीक है, और 90 डेज प्लानर में भी हिस्ट्री भी हो चुका है, अभी पॉलिटी हम कर रहे हैं और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट भी हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बेहद ध्यान दीजिएगा। और खान सर का बिहार स्पेशल में जनवरी से मई तक करेंट अफेयर अपडेट कर दी हूँ, बिहार स्पेशल, तो आप जा करके देख सकते हैं। और कोई एक फ्रेंड्स मुझे सजेशन दिए थे कि फ्रेंड मैम एक ही जैसे ऐसे जो भी स्क्रीन आएगा ना उसमें एक क्वेश्चन को कंप्लीट दिखा दीजिएगा ताकि वो कंफ्यूज हो जाते थे हाफ हाफ देखने पे। तो मैंने ऐसा भी इस बार बनाना स्टार्ट करी हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला सही है या पहले वाला ही सही था, तो मैं उस पर काम करूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रपति, आज के टॉपिक में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति से तो एक क्वेश्चन इसमें ले लिया था, तो वो पहले वो कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने पहले वाला वीडियो में कर रखी हूँ बट फिर से एक बार रिपीट कर देंगे क्योंकि राष्ट्रपति के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? बहुत बार ही एग्जाम में पूछा हुआ है और ये आप ना फ्रेंड्स इसको आप रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं फिर राष्ट्रपति के चुनाव में? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधान परिषद में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद हमारे भारत में ओनली 6 जगह पे है, तो इसके वजह से नहीं पूरे भारत में नहीं है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो बिहार परिषद के निर्वाचित सदस्य को मान्य नहीं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाग नहीं लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित को निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उसमें है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों का विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं शामिल है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन 2 और 3 गलत कथन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और जो गलत कथन उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और जो सही है उसको देख लेते हैं, बाकी हम इसमें डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य अलग अलग होता है, तो ये सही था। और यहाँ पे देख लेते हैं अब इसका डिस्क्रिप्शन कि एक विधायक के वोट का मूल्य राज्य के कुल जनसंख्या के पर आधारित है, जिसे कुल विधायकों से विभाजित किया जाना चाहिए जाना है, इसलिए यह राज्य दर अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट है जबकि एक विधायक के वोट का मूल्य उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है जिससे वह संबंधित है। एक सांसद के वोट का मूल्य वही रहता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह जो भी होता है, संदेह या विवादों की जांच कौन करता है फ्रेंड्स? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट करता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो भी संदेह या विवाद कुछ रहता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होती है और उसकी सुप्रीम कोर्ट का ही कि जो निर्णय है अंतिम निर्णय होता है, और इसमें चुनाव आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए उपयोग में से कौन से योग्यताएं हैं? तो इसमें योग्यता पूछ रहा है। ठीक है, तो इस योग्यता में देख लेते हैं क्या क्या इसका सही आंसर है। 1, 2, 1, 3 और 4, जिसमें उसे भारत के नागरिक होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक और आपको आएगा फ्रेंड्स कि वो भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो इसमें यहाँ है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। वह 30 वर्ष की आयु पूरा करनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 30 वर्ष की नहीं, वो 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया था। तीसरा, उसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो या राज्यसभा लिखा है, लेकिन अगर बुक में आप देखेंगे ना तो बुक में पूछा है कि लोकसभा के सदस्य के चुनाव होने के लिए योग्यता रखनी चाहिए, ठीक है। और उसे किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 1 और 4 सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे या लिखा हुआ राज्यसभा, उसे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए तो फिर ये होते हैं, उपराष्ट्रपति का होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, उसे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने भी बोला था फ्रेंड्स कि 3 भी हम गलत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे या राज्यसभा बोला था, तो हमारे आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे ए होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सबसे पहले यही देख लेंगे फ्रेंड्स कि सही कथन पूछ रहा है या असत्य कथन पूछ रहा है, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक सही कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें उपयुक्त में से कोई सही कथन नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देखने में ज़्यादा बेहतर होगा, और क्वेश्चन भी सामने है और डिस्क्रिप्शन भी है, तो आप उसमें से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति, पहला गलत क्यों है कि राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकार के कार्यभार संभालने तक 5 वर्ष की अवधि से आगे भी पद पे बना रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि अगर उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का आ चुका है ना, तो वो उनके बाद खत्म हो जाता है उनका कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के 5 वर्ष की अवधि तक समाप्त हो जाता है, तो नहीं फ्रेंड्स, 5 वर्ष की अवधि तक समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आता है तब तक वो कार्य पे अपने स्थान पे बने रह सकते हैं। तो इसीलिए पहला गलत हो गया था। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है, जबकि अमेरिका में ऐसा है कि 2 बार से राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, राष्ट्रपति को किसी भी संख्या में कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पे नहीं चुना जा सकता, ठीक है। तीसरा गलत क्यों था, तो यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी घोषणा तिथि से पहले उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे और लागू रहते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें तीनों गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सही कथन इसमें केवल 2 हैं, और कौन कौन सही है वो देख लेते हैं। तो पहला तो गलत था कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये पहले ही हमने देख चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये गलत है। और यदि राष्ट्रपति का पद त्याग, निष्कासन, मृत्यु के कारण रिक्त होती है तो चुनाव 6 महीने के भीतर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमार या किसी अन्य कारण से अपने कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अपने पद पर फिर से आने तक अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 कथन सही है और पहला गलत है। 1 और 2 सही था। गलत क्यों है तो ये देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम में डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से ही पूछ लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो जब पद रिक्त होने वाला हो तो पद की समाप्ति के पहले ही पद को भरने के लिए चुनाव होना चाहिए। किसी भी कारण से नए राष्ट्रपति के चुनाव में देरी होने की स्थिति में निवर्तमान राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पे बने रह सकते हैं। संविधान द्वारा अंतराल को रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने का अवसर नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे
नेक्स्ट है यदि पद त्यागपत्र निष्कासन मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त होता है तो पद को भरने के लिए उपचुनाव ऐसी रिक्तियों को तिथि से 6 महीने के भीतर कितनी तो 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद का कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद पे बने रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 65 कितना तो अनुच्छेद 65 ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद का भी, क्योंकि ये अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछता है। तो 65 में कहा क्या गया है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख से राष्ट्रपति अपने पद कार्यभार संभालता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें अनुच्छेद में कितना है तो 65 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कौन सा है इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर सी है, जिसमें केवल 1 और 2 सही है। तो जो सही है उसको पढ़ लेते हैं, जो गलत है उसको डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उस व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन की नियम बनाएगा, तो ये सही है। और भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई औपचारिक रूप से उसके नाम पे ही होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 2, 3 क्यों गलत है डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे कि राष्ट्रपति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य राज्य की राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संसद एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि राज्यपाल किसको किसको करते हैं। तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें हटाया कौन जाएगा। तो अगर जैसे बीपीएससी में बिहार का जो बीपीएससी में जो अध्यक्ष हैं उनको तो नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, लेकिन उनको हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रपति हटाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं तथा अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंध में उसके पास शक्तियां होती है, जबकि राज्यपाल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस से प्राप्त रॉयल्टी के रूप में स्वतः जनजातीय जिला परिषद को दे राशि निर्धारित करता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के बारे में भी साथ साथ में आ रहे हैं। और ये जो आपको बताया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ना, तो ये जनजातीय क्षेत्र में आते हैं और अनुसूची 6 में इसका उल्लेख है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या ना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ही होगा। मिजोरम की जगह पे ये मणिपुर दे देता है। तो अगर आप PYQ किए होंगे तो उसमें आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन को चुनें। तो इसमें उपयुक्त गलत है, इसमें बोल रहा है कि हाँ गलत कथन को चुनना है, तो सभी इसमें गलत है। इसका आंसर हो गया डी। और गलत क्यों है तो अब हम डिस्क्रिप्शन में ही कवर कर लेंगे उसको। ठीक है, क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला गलत था कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं इसमें, तो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं या विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं या राज्यपाल को विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए वापस करने का निर्देश दे सकते हैं यदि वह धन विधेयक नहीं है। तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक को पुनः पारित करने तथा उसे विचारार्थ वापस भेजने की से पूर्व अपनी सहमति देना अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे पॉइंट जरूर रखिएगा, क्योंकि जो संसद में होता है ना, संसद अगर वापस विधेयक को भेज देता है ना, बिना अगर कुछ किए हुए संसद अगर वापस राष्ट्रपति को दे देता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पे साइन करना मतलब उसको अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है। जो 24वें संविधान संशोधन द्वारा उसको फिक्स कर दिया गया था, जो संशोधन में जो 368 के अंतर्गत जो करते हैं ना संविधान संशोधन, तो उसमें राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और राज्यपाल बिहार के मतलब स्टेट के लिए ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अगर विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं होते हैं उसको देने के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे।
दूसरा गलत क्यों था? तो संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के दो प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। वो पहला का कौन है? तो कानून या सार्वजनिक महत्व के किसी तथ्य के प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, तथा बी संविधान पूर्व किसी संधि, समझौता या वचन, अनुबंध, सनद या समान दस्तावेज से उत्पन्न किसी विवाद पे। तो ध्यान रखेंगे। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की शक्ति संसद से भिन्न है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि और चौथा गलत क्यों था? तो जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह क्या करते हैं? तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, या विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं यदि वह धन विधेयक नहीं है। तो ये संसद के लिए था फ्रेंड्स, ना कि विधान सभा के लिए था। तो संसद के लिए राष्ट्रपति को पुनर्विचार के वापस देने के लिए है। हालांकि यदि विधेयक को संसद द्वारा संशोधित के साथ या बिना संशोधन को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पे अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की है? तो वित्तीय शक्तियाँ में कौन कौन सी है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 2 और 3 है। तो वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो आर्टिकल्स अनुच्छेद 100 वार्षिक वित्तीय 112 में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और उनकी अनुशंसा के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती, तो ये भी सही है। 1 और 4 गलत था, तो गलत क्यों था वो हम देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे है कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार है, तो ये देख लेते हैं पहले क्या क्या है। ठीक है ना, तो पहला है धन विधेयक संसद में केवल उसकी पूर्व संतुति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट प्रस्तुत करवाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। उनकी स्तुति के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वह किसी अप्रत्याशित व्यय को पूर्ण करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि के से अग्रिम राशि ले सकते हैं। और आकस्मिक निधि का आर्टिकल्स कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका है 267 है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और वह केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। और वित्त आयोग का गठन में आर्टिकल्स कितना है फ्रेंड्स, तो 280, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखेंगे वित्त आयोग 280 में है, अनुच्छेद 280 में, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और राष्ट्रपति, तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो सही कथन को चुनना है। तो इसमें कोई भी सही कथन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्यों सही कथन नहीं है, तो ये हम डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। तो कथन 1 गलत था। क्यों था गलत? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसकी सत्र में उसके इसे हटाने के लिए अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, तो अपने मन से सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है लेकिन उसे राज्यपाल द्वारा हटाया जाता, तो इसलिए ये गलत हो गया था। नेक्स्ट है दूसरा गलत क्यों हुआ था, तो इसका सही आंसर ही पढ़ रहे हैं हम। तो वह कानून या तथ्य किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, तो ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद से करते हैं, तो 123 से। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और राज्यपाल के लिए कितना होता है फ्रेंड्स, तो राज्यपाल के लिए 213 होता है, 213 होता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। अध्यादेश बनाने की उनकी शक्ति का एक शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है, और वह केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही अध्यादेश जारी या वापस ले सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कथन 4 गलत था। तो यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक नहीं है लेकिन उसके पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेक है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में अपने विवेक यानी
यानी मंत्रियों के सलाह के बिना अपने कार्य कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछता है। तो पहला क्या है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब किसी पार्टी के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न हो, या जब पद पर आसीन प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, या और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो वो अपने विवेक से वो अपने काम करते हैं। और दूसरा, मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी जब वह लोकसभा में विश्वास साबित नहीं कर सकते। और तीसरा है लोकसभा का विघटन, यदि मंत्रिपरिषद ने अपने बहुमत खो दिया है तो वो अपने विवेक से तीनों काम कर देते हैं राष्ट्रपति। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रावधानों को संबंधित अनुच्छेद से मिलाएं। और इसमें इसका क्या है, तो इसमें पूछ रहा है मेल खाता है, गलत मेल खाता है, गलत पूछ रहा था। पहले तो क्वेश्चन भी ठीक से पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें गलत मेल खाने वाला पूछ रहा था, जिसका आंसर हो जाएगा डी। सिर्फ 4 गलत है, जिसमें 356 वित्तीय आपात है, तो बिल्कुल गलत है। 360 वित्तीय आपात है, ठीक है, तो वो गलत हो गया था। और जो सही है वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 360, इसका आंसर क्या होगा, तो डी, मतलब वो गलत था। अनुच्छेद 361 में क्या है, तो राष्ट्रपति को न्यायालय में उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की संरक्षण प्राप्त है। कौन सा, तो 361 में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 और 365 में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन कौन से हैं वो देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ्रेंड्स। जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी मेहनत भी लगता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें पहला क्या है, सही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो बिल्कुल ये सही है। और राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, तो ये सही है। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति स्थापित कर सकता है, तो ये गलत है। संसद की स्वीकृति होनी जरूरी है, वो भी लिखित रूप से होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसी के वीडियो जो पहले वाला वीडियो बनाए हैं ना, इसी का जो 16 मतलब डे नंबर 4 में, उसी में पहले में आपातकाल का स्थिति है, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ज़रूर देखेंगे फ्रेंड्स। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। उस क्षमता से वह सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख को नियुक्ति करते हैं। वह संसद की मंजूरी के बाद ही युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति स्थापित कर सकते हैं, वो भी लिखित रूप से होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है, तो केवल बी सही है, मतलब केवल एक सही होगा, बी आंसर होगा इसका। तो एक सही में कौन सा है, तो राष्ट्रपति को निजी सदस्य के विधेयक और सरकार के विधेयक के संबंध में पूर्ण वीटो प्राप्त है, तो ये सही है। बाकी वो दोनों गलत था, तो नीचे देख लेते हैं। पूर्ण वीटो अर्थात विधायकी द्वारा पारित विधेयक पर सहमति को रोकना, और सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है, तो विधेयक को पारित होने के बाद लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति के पहले ये और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देता है कि वह इस विधेयक को अपनी स्वीकृति ना दे, तो ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें केवल 3 है, जो सही ही पूछ रहा था। तो राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठाता है। और क्या क्या है इसमें हम लोग पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं। तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन का सबसे पहले ये आर्टिकल कौन सा है, तो इसका है 365 और 356 भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दो है राष्ट्रपति शासन के लिए बिहार मतलब स्टेट में। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त है, कौन कौन है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे।
पहला है राष्ट्रपति संबंधी राज्य का उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने ऊपर नहीं ले सकता या उससे संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संबंधित राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां कार्य समान रहते हैं, तो उच्च न्यायालय में कोई ऐसे असर नहीं होता है। दूसरा है वह राज्य सरकार के कार्य और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकाली प्राधिकरण में निहित शक्तियों का संभाल सकता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना है। और नेक्स्ट है वह राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही, 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटाया जा सकता है, तो ये सही है। और राष्ट्रपति को ऐसी जांच में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, तो ऐसी जांच में राष्ट्रपति को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार बिल्कुल है, क्योंकि अपना तो पक्ष रख ही सकते हैं कोई भी। और महाभियोग केवल लोकसभा में शुरू किया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। महाभियोग जो कि राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का पूरे देश का वो प्रतिनिधि करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि केवल लोकसभा में ही हो। महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं, तो ये इसलिए वो गलत हो गया। अगर जहाँ तक राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए, तो उपराष्ट्रपति का जो वो हटाने जाने का जो भी प्रस्ताव आता है ना, तो राज्यपाल राज्यसभा में सबसे पहले आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें देख लेते हैं कि संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटाया जाता है। दूसरा गलत था कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, और तीसरा हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है, वो भी पूछ रहा है कितनी गलत कथन है, तो कितनी गलत कथन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका गलत कितना होगा, तो इसका आंसर केवल एक गलत है, जिसमें पहला गलत है। ठीक है, तो गलत को छोड़ देते हैं, जो सही है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यदि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो ये सही है। और यदि राष्ट्रपति भारत से अनुपस्थित रहते हैं और बीमारी या किसी अन्य कारण से अस्थायी रूप से अपने कार्य का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य का निर्वहन करते हैं, तो ये 2 सही था, एक गलत था, इसमें गलत पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गलत क्यों था, तो कार्यकाल समाप्त होने पर नए राष्ट्रपति के कार्यभार संभालने तक वर्तमान राष्ट्रपति कार्य करना जारी रखते हैं, तो ये था, इसलिए वो पहला गलत हो चुका है, और ये हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कि गलत कथन को चुनना है, तो डी हो गया इसका आंसर। इसमें दोनों कथन सही है, गलत कोई नहीं है। तो इसमें पहला, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पे धारण करते हैं, तो बिल्कुल सही है। भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संतुति की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत पे धारण करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुमत रखने वाली पार्टी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री की संतुति पर राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों की नियुक्त करते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्व संतुति की आवश्यकता होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। संचित निधि से राष्ट्रपति की पूर्व संतुति की आवश्यकता होती है, संचित निधि से जो पैसे निकाले जाते हैं। साथ ही राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक के लिए भी उनकी पूर्व संतुति की आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट में हम देख ले रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति इसमें क्या बहुत बड़ा टॉपिक था, जिसमें आपातकाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में टॉपिक था। तो अभी उपराष्ट्रपति देख लेते हैं। तो भारत की उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं, तो इसमें केवल एक कथन सही है।
सही केवल एक कथन है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य क्या है? तो सामान्य कार्य राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। और इसमें देख लेते हैं पहला गलत ये सब क्यों था, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो उपराष्ट्रपति के मामले में निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति के सामान्य कार्य तथा सामान्य कार्य राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। ऐसा बहुत कम होता है जब उसे राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो उसे राष्ट्रपति का पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जितने भी पारिश्रमिक को मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नामांकन पर कम से कम निम्नलिखित में से किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए आपका 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। इसका आंसर है सी, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार RBI में 15,000 रुपये जमानत की राशि जमा करता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें लोकसभा में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही वो होता है और राज्यसभा ही उसको ये करते हैं, मतलब उनको हटाने का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत होता है। लेकिन हाँ, लोकसभा का क्या है, उसमें सहमति होनी जरूरी है, तो इसलिए वो गलत था। और क्या क्या सही है वो देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्तावों और उसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत, न कि पूर्ण बहुमत, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुमत से पारित प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के सीट को रिक्त कर देता है। और संविधान में उन नियमों का उल्लेख नहीं है किया गया है जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और चौथा है कि हटाने का प्रस्ताव केवल, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, ना कि लोकसभा में। तो ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछता है। तो बिल्कुल ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पद पर बने रहते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी, जो संघीय मंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल भी लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और संघ तथा राज्य मंत्री को संविधान में लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, इसलिए वे सभी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए करता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी संदेह और विवाद भारत की सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश की पीठ द्वारा सुनवाई की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन से सही है, तो इसमें केवल बी सही है, दो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए आमतौर पर नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर संसद के किसी भी सदन का महासचिव होता है, जो रोटेशन के आधार पर होता है, तो ध्यान रखिएगा। कथन पहला गलत था और दूसरा सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव उस तिथि से 60 दिनों के भीतर होता है।
और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए आमतौर पर नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर संसद के किसी भी सदन के महासचिव होता है, जो रोटेशन के आधार पर होता है, तो इसलिए दूसरा सही था। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है गलत है, कितने गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक गलत है जिसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तो ये दोनों पढ़ लेते हैं। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर अपने शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करता है और पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पहला गलत था कि राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य ब्रिटेन के उपराष्ट्रपति के समान है, तो वो गलत है, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्य अमेरिकी उपसभापति के समान होता है, न कि ब्रिटेन में, जिसलिए पहला गलत हो गया था, जो अमेरिकी विधायिका के ऊपरी सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है अमेरिकी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर उसे ग्रहण करता है और शेष कार्यकाल के पद पर बना रहता है, जबकि भारत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार नहीं संभाल लेता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद भारतीय राज्य की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखता है, क्योंकि यह आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति का पद को भरता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त बैठक में किया जाएगा, और दूसरा गलत है। इसमें पहला देख लेते हैं, तो मूल संविधान में प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद की संयुक्त बैठक में किया जाएगा, लेकिन दूसरा गलत है कि उपयुक्त प्रावधान को 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है, न कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का टॉपिक आ गया है। और तो प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। तो गलत क्यों है, तो संविधान में प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75, ये अनुच्छेद ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद 75 में केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। जब लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति अपनी व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग करके करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोई जो भारत के नागरिक है, जो प्रधानमंत्री कितने महीने तक बन के रह सकते हैं, तो 6 महीने तक बन के रह सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 3 और 4, जिसमें नीति आयोग है, राष्ट्रीय जल संरक्षण परिषद और अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वो नहीं होते, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर राज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वित्त मंत्री जीएसटी के परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वित्त मंत्री क्या होते हैं, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री के राज्य के जहाज का कप्तान कहा था। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज के कप्तान के रूप में कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज के कप्तान के रूप में कहा था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन यह परंपरा के रूप में इसका पालन किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें मंत्रिपरिषद में भारत के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा संविधान में नहीं कहा गया है।
तो यदि प्रधानमंत्री संसद में बहुमत खो देता है तो उसका इस्तीफा देना एक परंपरा है और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। परंपराएं अलिखित प्रथाएं हैं जो राज्य के तीनों अंगों पर बाध्यकारी होते हैं। राष्ट्रपति के विपरीत प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री का पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा के सामान्य कार्यकाल के साथ मेल खाता है। हालांकि यदि वह निचले सदन में विश्वास मत खो देता है तो कार्यकाल जल्दी ही समाप्त हो सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वह तब तक सत्ता पे बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पत्र लिखकर भी इस्तीफे दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर कोई कार्यकाल सीमा नहीं है, कोई आधिकारिक सेवानिवृत्ति आयु भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि क्या कहा गया है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, तो इसमें आंसर इसका बी था। तो अनुच्छेद कितना है, तो ये सब अनुच्छेद भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अनुच्छेद 74 में क्या है, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 54 में क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के चुनाव। अनुच्छेद 11 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 12 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 13 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ये मुझे थोड़ी सी गलत लग रहे हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 14 में भारत के राष्ट्रपति की चुनाव, ये हमें थोड़ी गलत लग रहा है, यहाँ पे गलत है, ये पूरा गलत हमें लग रहा है फ्रेंड्स, या फिर मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी, उसके बाद आपको बता दूँगी। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 19 से 25 के राज्यपाल की नियुक्ति है, तो ये भी मुझे गलत लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसमें मैं कुछ सुधार कर सकूँगी। ठीक है, क्योंकि आज नया तरीके से वीडियो शूट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमें बता दीजिएगा कि ये सही रहेगा। अगर ये सही रहेगा तो मैं इसी तरीके से वीडियो शूट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे यहाँ ना ये सब हमें एरर लग रहा है, ये और ये दोनों सही है। ठीक है, बाकी ये दोनों एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो कौन कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, उपयुक्त प्रावधान किस में है, तो 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या था उसमें, तो उसमें ये था कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और किस में कहा गया था, तो इस 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें प्रधानमंत्री के पास अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों के चयन में पूर्ण विवेक है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल में अपने मंत्रियों को चुनने का पूर्ण विवेक है। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में ही हो, बल्कि वे किसी अन्य व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। उस व्यक्ति को पदभार ग्रहण करने की 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वे क्या करेंगे, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री उसके पक्ष में मतदान नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सही कौन सा कथन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसमें क्या है कि इसमें दूसरा सही है, प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को सौंप दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहला गलत था कि भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग कैबिनेट सचिव के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा बनाए जाएंगे, तो गलत है।
देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत सरकार के मंत्रालय विभाग इन नियमों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। और दूसरा, अनुच्छेद 70 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार कार्यावंटन 1961 में भारत सरकार के कार्यावंटन की संविधान में अनुच्छेद 77 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 70 में ये नहीं है, अनुच्छेद 74 में है। 74 में है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद यहाँ पे थोड़ी सी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। और जब किसी अन्य मंत्रियों का इस्तीफा होता है तो रिक्त स्थानों को 6 महीने के भीतर प्रधानमंत्री द्वारा भरा जाना होता है। तो इसमें सत्य कथन, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला तो सही है जबकि दूसरा गलत है। चूँकि प्रधानमंत्री परिषद की मुखिया होते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री के इस्तीफे देने पर उसकी मृत्यु या उनकी मृत्यु होने पर अन्य मंत्री कार्य नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है और इस तरह ये एक शून्य पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है, दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री के इस्तीफा या मृत्यु केवल एक रिक्त पैदा करता है जिसे प्रधानमंत्री भरना चाहे या न भरना चाहे उनकी मर्जी पे होता है। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया था कि जरूरी नहीं है कि 6 महीने के अंदर भरना ही हो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्नलिखित की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। तो क्या क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4 में, जिसमें भारत के महान्यायवादी और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक और यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्राइम इंटर पैरेस माना जाता है? तो इसका आंसर है सी, प्रधानमंत्री को। ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतों ने प्रधानमंत्री को प्राइम्स इंटर पेरेंस या समानों में प्रथम के रूप में वर्णित किया है। प्रधानमंत्री को एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला माना जाता है, इसलिए इसे कभी कभी प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है, जैसे अभी हमने मोदी सरकार बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका आंसर है बी, जिसमें इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह और एच.डी. देवगौड़ा थे, ठीक है। इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा 1996 में और मनमोहन सिंह 2004 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो जो सही है वो पढ़ लेते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो फ्रेंड्स, संसद के यहाँ पे तो संसद लिखा हुआ है, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संघ के मामलों के कानून और प्रशासन के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करता है। तो बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पे पद धारण करते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें क्या पूछ रहा था, तो इसका देख लेते हैं। पहला तो गलत ही है। पहला गलत है फ्रेंड्स, और पहला हमें इसलिए गलत लगा क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति होते हैं, और इसका आंसर भी हमें गलत लग रहा है, ठीक है। इसमें आंसर होगा इसका 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। तो
तो कथन में देख लेते हैं। कथन पहला गलत है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से बोला जाए फ्रेंड्स तो ये राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। तो ठीक है, पहला हमारी गलत हो गया। दूसरा है मंत्रिपरिषद भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पे पद धारण करते, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और प्रधानमंत्री के संघ के मामले में कानून और प्रशासन के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति से संवाद करते हैं, तो ये सही है। मंत्री ये तीनों हम लोग देख लिए हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3, जिसमें बी आंसर, इसमें तो यहाँ पे बी बोल दिया था, तो ये हमें गलत हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में भी गलत रहते हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो छप के आए हैं रिस्पेक्टेड क्लास से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम स्टार्ट मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी दिया ही नहीं था, तो 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने सही हैं, तो कितने सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही हैं। तो कौन से सही हैं वो देख लेते हैं। और गलत कौन सा है, तो गलत में मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को छोड़कर मंत्रियों की कुल संख्या लगभग लोकसभा में कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री को छोड़कर नहीं, प्रधानमंत्री सहित 15% होना चाहिए, तो इसलिए गलत है। और ये कब जोड़ा गया था, 2003 में जोड़ा गया है। दूसरा है मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये सही है। और यदि कोई कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है और उनका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए, तो ये सही है। तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित, यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स। और यहाँ पे लिखा है यदि कोई कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत हैं तो और इसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1953 में हिंदू कोड बिल पर असहमति के कारण इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका आंसर डी में क्या है, डी मतलब कोई भी सही नहीं है, तो इसका डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। तो संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और संसदीय परंपरा कहती है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और दूसरा है यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु पर सत्तारूढ़ दल नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास निर्णय को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के लोकसभा में बहुमत साबित करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जिससे उचित अवधि के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें केवल 4 सही है, जो सही है वो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन में कवर कर लेंगे। तो वर्तमान प्रधानमंत्री के इस्तीफे और मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है, तो बिल्कुल ये सही है। पहला गलत था कि ब्रिटेन, यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि ब्रिटेन के विपरीत प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री निचले सदस्य का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और संविधान ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल तय नहीं किए हैं। वह और उसके जो मंत्रिपरिषद होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है, तो डी गलत है। इसमें कोई भी गलत कथन को चुनना है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो वह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो ये सही है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, तो ये भी सही है। और प्रधानमंत्री को प्राइम इंटर पेरिस भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लिए थे और पहले भी इस क्वेश्चन को रिपीट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ये बहुत बार पूछा भी है तो ध्यान रखिएगा। 1977 में मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में जनता पार्टी तो जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व किए थे। आपातकाल के परिणाम स्वरूप कांग्रेस चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प को चिन्हित करना है। इसमें कौन देख रहा है फ्रेंड्स? इसमें गलत ही ढूंढ रहा है, तो इसका देख लेते हैं कौन से गलत होगा। तो इसका आंसर है डी। जो 4 सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है। तो जो गलत है इसमें क्या है? प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट दूसरा सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, तो ये गलत है। और उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जाता है और वे कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। 1967 से कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किया गया है और मूल्य संविधान में कैबिनेट का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि मंत्रिपरिषद का एक संवैधानिक निकाय है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें सभी सही हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी देख ही लेते हैं। उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिए जाते हैं और वे कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं। कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में मदद करते हैं। कथन 2 सही था कि 1967 से कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किए गए हैं। ये मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कैबिनेट का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि मंत्रिपरिषद में एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 74 to 75 में दिया हुआ है। मंत्रिमंडल सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डे नंबर 65 देख लेंगे, जिसमें संघीय व्यवस्था और केंद्र और राज्य संबंध होगा। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।